हेलो गाइज, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों, अभिषेक एकेडमी के इस पोर्टल पे आपका हम स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट में जो ईवीएस पोर्शन होता है, जिसको हम पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। इसमें हम पूरे 30 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में बने हुए क्वेश्चन हैं। तो सभी वीडियो के सभी प्रश्नों को आप पूरी अंतिम तक वीडियो देखेंगे और वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? बात करेंगे दोस्तों चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन नाम से ही कन्फर्म है कि चिपको आंदोलन जो है वह पेड़ कटाई को रोकने के लिए एक राज्य है। उस राज्य में वहाँ के लोग पेड़ को कटने से बचाने के लिए पेड़ों को, जब लकड़हर्रा पेड़ को काटते थे तो वह पेड़ों से चिपक जाते थे और पेड़ों से चिपक जाते थे, इसी कारण इसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन किस राज्य से है दोस्तों? तो उत्तराखंड। कहाँ से दोस्तों? उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य का चमोली जिला और चमोली जिला का रेणी गांव, यहीं से स्टार्ट हुआ चिपको आंदोलन। पेड़ को कटने से बचाने के लिए यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था और इसके प्रणेता जो हैं वह सुंदरलाल बहुगुणा हैं। ये भी बात याद रखेगा। पूछ देता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। और उत्तराखंड का चमोली जिला का रेणी गांव चिपको आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है? तो वर्तमान में सेवा में कौन सी एयरलाइंस नहीं है? एयर इंडिया भी है, यहाँ पे किंगफिशर भी है, जेट भी है, लेकिन आपका एयर सहारा जो है वह इस समय आपका वर्तमान में सेवा में नहीं है, क्योंकि यह बहुत लंबी कर्ज में डूब चुकी है। ये बात याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें हवाई जहाज़ की, तो हवाई जहाज़ समताप मंडल में उड़ते हैं। ये भी बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं। शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल कैसा होता है? थोड़ा अम्लीय, थोड़ा क्षारीय, ऑक्सीजन रहित, पूर्णतः उदासीन। आपको बता दें दोस्तों, आपको पता होगा कि अम्ल और क्षार, जिसको एसिड और बेस बोलते हैं, इसकी पहचान कैसे किया जाता है? तो पीएच पैमाना से किया जाता है। पीएच पैमाना किसने दिया था? तो सारेंसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच पैमाना दिया था। उन्होंने बताया था कि 1 से 14 तक की संख्याएं इस तरह एक पैमाने पर होती हैं। यहाँ पे 1 होता है, बीच में 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 14 होता है। होता क्या है दोस्तों, 1 से लेकर 7 तक अगर किसी विलयन का पीएच मान है तो विलयन आपका अम्लीय कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से लेकर 4 के बीच, आप याद रखिएगा, जैसे 7 है तो वह विलयन उदासीन कहलाएगा। लेकिन 7 से जो वहीं ऊपर गए और कहाँ तक? 14 तक। कहाँ तक दोस्तों? 14 तक। तो 14 तक के बीच में जो विलयन होगा वह कहलाएगा क्षारीय, जिसको बेस बोलते हैं। तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल पूर्णतः उदासीन होता है। ये बात याद रखिएगा। शुद्ध जल की बात आप लोग करिएगा तो शुद्ध जल के बारे में अगर दोस्तों आप लोग बात करेंगे, शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, मतलब उसका कोई रंग नहीं होता, कोई गंध नहीं होता और इसको पीने पर आपको कोई भी स्वाद कलिका को कोई स्वाद नहीं मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आगे देखते हैं। बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन है? तो बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल जो है वह महात्मा गांधी सेतु है। दोस्तों कौन है? महात्मा गांधी सेतु है। जो किस नदी पे है दोस्तों? तो बात करेंगे तो गंगा नदी पर है महात्मा गांधी सेतु, जो बिहार राज्य में स्थित है और भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। ये बात याद रखेगा। कितना है दोस्तों? तो 5750 मीटर है। कितना है दोस्तों? 5750 मीटर। ये भी बात को याद रखिएगा। और जो ये पुल है वह पटना से हाजीपुर को जोड़ता है। याद रखेंगे, पटना से हाजीपुर को जोड़ने का कार्य करता है। किस विटामिन की कमी से घाव, रक्त का बहना नहीं रुकता है? याद रखिएगा, जब किसी व्यक्ति को कहीं कट पीट जाए तो अगर विटामिन के की अगर उस व्यक्ति के अंदर कमी है तो वह आपका ब्लड नहीं रुकता है। इस बात को याद रखिएगा। तो विटामिन के की कमी से ब्लड नहीं रुकता है। इस बात को याद रखेंगे और समझेंगे। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक नामक व्यक्ति ने की थी विटामिन की खोज। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो ए, बी, सी, डी, ई और के, ये पूरे विटामिन होते हैं। कहता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो बी, सी जल में घुलनशील होते हैं और ए, डी, ई के जो होते हैं वह वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ये भी प्रश्न बनता है। सभी चीज़ों को देखिए, जल में घुलनशील बी, सी और वसा में घुलनशील ए, डी, ई के खोज फंक नामक व्यक्ति ने किया। और व्यक्ति का अगर कट पीट जाने पर रक्त नहीं रुकता है तो उसके अंदर कौन सी कमी है? तो विटामिन के की कमी है। आगे देखते हैं। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो चूहों के द्वारा फैलने वाला जो रोग है दोस्तों वह प्लेग होता है। क्या होता है दोस्तों? प्लेग होता है। इस बात को याद रखिएगा। इसी तरह मलेरिया भी बहुत ज़्यादा पूछता है। तो मलेरिया की बात करेंगे तो मलेरिया जो होता
होता है वो मच्छर काटने से होता है। किससे काटने से होता है दोस्तों? मच्छर के काटने से होता है मलेरिया रोग। मलेरिया रोग बात करेंगे मलेरिया की। ये बात किसने बताया था कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? तो रोनाल्ड रोसो ने बताया था कि मच्छर के काटने से होता है। इसी कारण इनको इस पर नोबेल पुरस्कार मिला। और याद रखेगा, मलेरिया की पहचान होती है कि कपकपी आकर बुखार रहता है, ठंड ठंड लगती है और बुखार आता है, या मलेरिया की पहचान होती है। पहचान भी पूछ देता है। और मलेरिया की रोग की दवा या बुखार की दवा सिनकोना नामक वृक्ष के छाल से बनाई जाती है। याद रखेगा, सिनकोना नामक वृक्ष के छाल से बनाई जाती है। सी टेट का काफ़ी चुनिंदा प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। आगे प्राथमिक समाजीकरण है। तो प्राथमिक समाजीकरण आज से नहीं, आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि समाजीकरण की दो अवस्थाएं होती है, प्राथमिक और सेकेंडरी। तो प्राथमिक जो होती है बच्चा प्रत्यक्ष रूप से जुड़कर सीखता है, जैसे घर परिवार माता पिता से, ये प्राथमिक हो गया। लेकिन सेकेंडरी क्या हो गया? जैसे विद्यालय हो गया, ये सब सेकेंडरी के उदाहरण है दोस्तों। तो यही कहा है कि प्राथमिक समाजीकरण है कौन है? शुरुआती आयु में परिवार और मित्रों से सीखना, यही है दोस्तों प्राथमिक समाजीकरण। किशोरावस्था में समाज से सीखना, समाज प्राथमिक नहीं है। प्राथमिक स्तर पर समाज होगा नहीं दोस्तों, शिक्षकों से सीखना, ये सब सेकेंडरी हैं। याद रखिएगा, ये शिक्षक से सीखना सेकेंडरी अवस्था है समाजीकरण की, समाज से सीखना सेकेंडरी है, और यहाँ भी समाज से सीखना ये भी सेकेंडरी है। याद रखेगा, प्राथमिक समाजीकरण होता है शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? याद रखिए, फसलों को तीन रूप में बांटा गया है। एक होता है रबी, और एक होता है आपका जायद, और एक होता है दोस्तों खरीफ। क्या होता है दोस्तों? खरीफ। खरीफ खरीफ आपको पूछा है कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? चावल खरीफ की फसल है, गन्ना खरीफ की फसल है, मक्का खरीफ की फसल है। लेकिन याद रखेगा, गेहूं जो है दोस्तों यह रबी की फसल है। किसकी फसल है दोस्तों? रबी की फसल है। इसलिए यही जो है आपका खरीफ की फसल नहीं है। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसलिए कि यह रबी की फसल है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग किया जाता है? तो बायोगैस संयंत्र जो होता है, इसमें जो पशुओं के जो कचड़े होते हैं, मलमूत्र होते हैं, इनका उसमें प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा पदार्थ नहीं किया जाता? याद रखें, मानव मल का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैव कचरा का किया जा सकता है, पशु मल का किया जा सकता है, लेकिन खनिज तेल का नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। पदार्थ बायोगैस संयंत्र में खनिज तेल का प्रयोग नहीं होता है। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको पता है क्या है दोस्तों? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय खेल हॉकी। सब चीज़ को याद रखें। राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, और इसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। ऐसे ऐसे आप लोग याद रखेगा। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, ठीक ना। राष्ट्रीय फल आम। सभी चीज़ों को कवर करिए। आगे देखते हैं, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। कैसा होता है दोस्तों? एक दिशी। जैसे कि कोई उत्पादन कर दिया, प्राथमिक उपभोक्ता को, उत्पादक को द्वितीय खाएगा, तृतीय खाएगा, ऐसे ऐसे खाते रहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। और याद रखिएगा, जब कोई भी व्यक्ति किसी प्राथमिक, जैसे मान लीजिए फर्स्टरी को सेकेंडरी खा रहा है, तो प्रथम से इसको कितने % ऊर्जा प्राप्त होगी? केवल टू केवल 10% ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 90% ऊर्जा जो होती है वो खत्म हो जाती है। ये भी बात को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है? तो परितंत्र में ऊर्जा का अगर प्राथमिक स्रोत के बारे में बात करेंगे तो सूर्य का प्रकाश है। याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलती है। याद रखिएगा, सूर्य से प्रकाश किरणों को पृथ्वी पर आने में 500 सेकंड का समय लगता है। और सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन और हीलियम के जो तत्व होते हैं, नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं। और सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये बात याद रखिएगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है दोस्तों? सूर्य है। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बिहार राज्य में लीची के उत्पादन के लिए कौन सा जिला अग्रणी है? याद रखेंगे, बिहार राज्य में जो मुजफ्फरपुर है वह लीची के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और मधुमक्खी पालन के लिए भी है। क्या दोस्तों? मुजफ्फरपुर। मधुमक्खी पालन और इसके बाद लीची उत्पादन दोनों के लिए मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है। और बिहार की ही बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा, मधुबनी जो कि पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। मधुबनी जिला है बिहार का जो कि पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे चावल के दाने और इससे नक्काशी की जाती है दीवारों पे और रंगोलियाँ बनाई जाती है। तो बिहार का मधुबनी पेंटिंग के लिए, और मुजफ्फरपुर जो है लीची और मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन कौन है? तो बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन चावल है इस प्रश्न के अनुसार। लेकिन बिहार की एक काफ़ी प्रसिद्ध खाद्यान्न है जिसको बोलते हैं लिट्टी चोखा। ये भी याद रखिएगा। अगर मिल जाए वो तो उसी को आप लोग मारिएगा। इससे पहले अगर ये नहीं मिले तो चावल बिहार में सबसे ज़्यादा भोजन खाया जाता है, भोजन में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं,
भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? एक ही नदी है कि जो उल्टी बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर, और जो नदी है दोस्तों कौन है? नर्मदा। इसका उद्गम स्थान जो है अमरकंटक है। क्या दोस्तों? अमरकंटक है। ये भी बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस कथन का श्रेय किसे जाता है? किसने किया? किसने इस बात को दिया? किसने ये कथन बताया कि बच्चे जो होते हैं दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं? तो दोस्तों ये पियाजे साहब का कथन है। किनका कथन है दोस्तों? पियाजे साहब का कथन है। इस बात को याद रखिएगा। स्कैनर जो हैं वह बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखता है, ये इन्होंने बताया है। इसको आप कवर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक कौन सी है? अगर आप इसके बारे में बात करिएगा तो आपको मिलेगा सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन और इकाई मूल्यांकन। यहाँ पे देखिएगा निदानात्मक मूल्यांकन जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। निदानात्मक मूल्यांकन में सबसे पहले बच्चे की कमी का पता लगाया जाता है और इसको दूर करने के लिए, इसका निदान करने के लिए यह मूल्यांकन किया जाता है, जो कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है, निदानात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी आंसर करेक्ट आंसर। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता है? तो एक अच्छा परीक्षण की विशेषता क्या होती है दोस्तों? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और उत्तीर्ण करना। ये वैधता एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है। विश्वसनीयता भी है दोस्तों, वस्तुनिष्ठता भी है। लेकिन याद रखिएगा एक अच्छे परीक्षण की यह विशेषता नहीं होती है कि केवल टू केवल उस चीज़ को उत्तीर्ण करना, पास होना, ये नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। विशेषता नहीं है, पूछा है तो उत्तीर्ण करना ही विशेषता नहीं होता है। आगे देखिएगा। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? तो छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप कैसे प्रश्न पूछेंगे? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेंगे, ऑप्शनल प्रश्न पूछेंगे। इस बारे में आप लोग ध्यान देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रटन प्रक्रिया को रोकने के लिए। ये बात को समझेंगे। आगे देखते हैं। पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। याद रखें किसी भी पौधे के विभिन्न भागों की जानकारी आपके लिए लेना है तो आप क्या करेंगे? पाठ्य पुस्तक रखेंगे, पौधों का अवलोकन करेंगे, श्यामपट्ट का प्रयोग करेंगे, पौधे का चित्र। याद रखिएगा कितने लोग पौधे का चित्र के बारे में जाएंगे? यहाँ पे देखिए पाठ्य पुस्तक तो होगा नहीं प्यारे, श्यामपट्ट तो होगा नहीं। अब देखिए पौधे का चित्र और पौधे का अवलोकन, अगर आप दोनों चीज़ों को देखिएगा तो अवलोकन जो किया जाएगा प्यारे वह प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। और कोई भी चीज़ बच्चा जब प्रत्यक्ष करता है तो आसानी से और जल्दी से कुछ चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है। तो पौधे के विभिन्न भागों की शिक्षण हेतु आवश्यक है कि पौधों का भी अवलोकन करे, उनको देखे, प्रत्यक्ष रूप से देखे और देखकर अपने अनुभव के आधार पर कुछ सीखने का प्रभाव करे। तो ऑप्शन नंबर बी आप दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। क्या है दोस्तों? ये कथन सही है? कभी नहीं सही है। बच्चों और बच्चियों के बीच आप लोग कभी भी कंपेयर नहीं करेंगे। कभी भी ये नहीं कहेंगे कि बच्चा अच्छा होता है, बच्ची कमज़ोर होती है, या बच्ची कमज़ोर होती है, बच्चा अच्छे होते हैं। ऐसा आप नहीं करेंगे। सही हो सकता है, नहीं हो सकता है प्यारे। बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, नहीं है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। यह बात क्या कर रहा है दोस्तों? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। लड़कियां भी हर कार्य को कर सकती हैं, केवल टू केवल उन्हें अवसर प्रदान किया जाए। चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? तो बिहार राज्य की बात कर रहा है दोस्तों। तो बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन का कैसा विषय है? अगर इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों तो समन्वित है। क्या दोस्तों? समन्वित है। ऑप्शन नंबर सी आदि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पर्यावरण अध्ययन, याद रखिएगा अगर कुछ चीज़ आपको नहीं आ रही है तो आपका शिक्षक अगर पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण मतलब कहीं भी आपको घुमाने के लिए लेकर जाते हैं, कोई भी चीज़ दिखाते हैं, तो आपके लिए कैसे लाभदायक हो सकता है? पिकनिक मनाना, या इसका उद्देश्य पिकनिक मनाना नहीं होता है दोस्तों। मनोरंजन इसका उद्देश्य नहीं होता है। सरकारी योजना का निर्वाह इसका उद्देश्य नहीं होता है। प्रत्यक्ष अनुभव, जब आप अपने आमने सामने उस चीज़ों को देखेंगे, अपने मार्गदर्शक के रूप में अपनी आँखों से आप जब देखेंगे तो आप आसानी से उस चीज़ों को सीख जाएंगे। इसलिए पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है कि प्रत्यक्ष अनुभव बालक प्राप्त कर सके। ऑप्शन नंबर सी आंधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली होती है? तो प्राथमिक स्तर 1 to 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि जो होती है प्रभावशाली होती है? याद रखिएगा योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि और वाद विवाद विधि। तो जब इसको आप लोग देखेंगे तो बच्चा जो प्राथमिक बच्चा है ना 1 to 5, अगर उसकी एज बहुत कम है तो इसलिए वाद विवाद होगा नहीं, व्याख्यान होगा नहीं, योजना विधि होगी नहीं दोस्तों। बच्चा जब छोटा होता है, छोटे बच्चों को, प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप रोचक कहानियाँ बताइए जिससे उसको जानने के प्रति
इंटरेस्ट पैदा हो तो कहानी विधि सबसे इंपॉर्टेंट होगी, प्रभावशाली होगी छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत क्या होता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी और गृह कार्य को पूर्ण कराना। गृह कार्य को पूर्ण कराना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है अभिप्रेरित शिक्षण का। कक्षा में एकदम खामोशी ऐसा होना नहीं चाहिए दोस्तों, और कक्षा में अधिकतम उपस्थिति यह अभिप्रेरित शिक्षण का उपयोग नहीं है। बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना मतलब बच्चा कहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रह रहा है। चारों ऑप्शन को देखेंगे, बच्चा जिस प्रश्न में सबसे ऑप्शन में एक्टिव रहता है, बच्चा जब सीखने के प्रति अग्रसर हो, बच्चे को अवसर मिले, तो वह ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा यहाँ पे एक्टिव है, बच्चा स्वयं के द्वारा किया जा रहा है, बच्चा को अवसर मिल रहा है प्रश्न पूछने का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो निम्न में से एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है कि बच्चा जब अपने द्वारा स्वयं के प्रश्न पूछता है, बच्चा जब तर्क वितर्क करता है, बच्चा वाद विवाद करता है, ऐसी चीज़ आता है तब। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन का घटक कौन नहीं है? मानव, वायुमंडल, जलमंडल, ये तीनों हैं दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन सौर मंडल या पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। पर्यावरण अध्ययन का घटक पूछा है दोस्तों, ना कि और कुछ पूछा है। सौर मंडल तो पूरी पृथ्वी ही है, तो मानव, वायुमंडल और जलमंडल घटक हैं, लेकिन सौर मंडल उसका घटक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा कैसे लाभदायक होता है, किस प्रकार लाभ पहुंचाता है हमें? तो बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, और बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, और पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है। तो सीखने की प्रवृत्ति है दोस्तों, किसमें? सीखने की प्रवृत्ति में जो आपकी अभिप्रेरणा होती है वो क्या करती है? जब बच्चा अपने अंदर से एक्टिव रहेगा, बच्चा जब अभिप्रेरित रहेगा तो उसके अंदर रुचि आएगी सीखने की, इसलिए बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास होता है। अभिप्रेरणा यही होता है। अभिप्रेरणा का मतलब इंग्लिश में इसको मोटिवेशन बोलते हैं दोस्तों, मोटिवेट। जब बच्चा अंदर से मोटिवेट होता है, अभिप्रेरित होता है, तो उसके अंदर रुचि आती है, नए नए चीज़ों को सीखना, नए नए अवसर प्रदान करना, ये चीज़ होता है। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? तो पर्यावरण अध्ययन के लिए जो चैनल हैं दोस्तों, नेशनल जियोग्राफी जो कि पर्यावरण अध्ययन का चैनल है, डिस्कवरी ये भी पर्यावरण अध्ययन का चैनल है, एनिमल प्लानेट ये भी पर्यावरण अध्ययन का चैनल है, इसलिए आप तीनों को देंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल जियोग्राफी मतलब इसमें पृथ्वी के बारे में बात किया जा रहा है, डिस्कवरी मतलब खोजे के बारे में इसमें बात किया जाता है, और एनिमल प्लानेट मतलब इसमें पशु पक्षियों के बारे में इस चैनल पे दिखाया जाता है। सभी आपके इलेक्ट्रॉनिक टीवी के चैनल हैं, और पर्यावरण अध्ययन के लिए या छात्रों को देखने में, अगर छात्र इनको देखते हैं तो उनको इसका बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा, इसलिए आप तीनों चैनल को देखने का सुझाव उसको प्रदान करेंगे। आगे देखते हैं, बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया है? तो किसने किया दोस्तों? SCERT जो बिहार राज्य की प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जिसका निर्माण और इसी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? SCERT पैटर्न पे किया गया है। आगे देखते हैं, बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? बीज अंकुरण मतलब बीज के अंदर से पौधे का विकास। जैसे बीज में से जब ही धीरे धीरे पौधे के मूल रूप निकलने लगते हैं, तो इसी को कह रहा है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो अंकुरित बीजों का फोटो दिखाना, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण चरणों को प्रदर्शित करना, और कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरित की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए करना। जहाँ पे बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न सभी सही हैं दोस्तों, लेकिन अगर तीनों में चारों ऑप्शन में से आपसे पूछेगा तो बच्चा कहाँ पे एक्टिव है? बीज बच्चा बोएगा, खुद अवलोकन करेगा, सब चीज़ अवलोकन के बारे में लिखेगा, तो यहाँ पे बच्चे को अवसर मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। दोस्तों आज की ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला खत्म हो गई दोस्तों। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। अभिषेक एकेडमिक इस परिवार के साथ अभी आज तक आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और इस वीडियो को आपका ध्येय है दोस्तों, आपका यह रूप बनता है कि आपके जैसे तैयारी करने वाले लोगों तक आप पहुँचाएँ, शेयर करके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी।